हाँ अभी कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन रह गई है यहाँ किसी की? सबकी हो गई। ग्रुप 3 नाम देख लो क्या है, अगर है तो आज कर लें। नाम निकाल लो उनके। अब्दुल रहमान, आयशा सना। हाँ वो उधर। आयशा सना नहीं है, इसकी 10 हो जाएंगी अब माशाल्लाह। अमारा शेख, आमना, अमारा शेख कहाँ है? आमना राशिद, अनमोल, अनवर कादरी, अरीज खान, अरीशा सुहेल, अरीशा सुहेल, अशना असलम, बख्तावर, दुआ मुस्लिम, ईमान मुस्फिरा। कहाँ ईमान? इशाल, इशाल सुनी सारा नहीं आई। फरा सिद्दीकी, फायहा जिया, फायहा की भी 10 हो जाएंगी। हादिया नरमीन, हमना शुएब, हानी गजनफर, खुदा अनीस, लाइबा, लाइबा तैमूरी, महनूर, बच गई ये भी। माहीन जुल्फिकार, माहीन, माहरूख रसूल, मायदा खान। जी वो अंदाजे से नहीं लगाओ, जो है वही लगा। हमारा शेखाई भी है तो हमारा शेख मैंने यहाँ नाम लिया था। हाँ लगाया हुआ है ना, सही। हाँ है। माहीन जुल्फिकार, ये तो हो गए ना। मरियम खुर्शीद, महमूना ईमान राव, बच गई ये भी। महक, महक का ये भी बच गई। नेहा राशिद, राबिया फहीम, राबिया आई है। रीमा नाज, रोहम रेहान, रोहम, ये रीमा नाज भी गई। रुमैसा एजाज, सादीना, सफा उमर, सफा उमर भी गई। अब ये लास्ट क्लास में जो नहीं आता हम उसकी करेक्शन नहीं करते। सालेहा आरिफ, सफा उमर है, क्या नाम? सना तारिक, सानिया आबिद, शेर बानो, फिजा खुर्शीद। तुम कितनों पे लगवा रही हो? अभी तुमने एक पीछे भी लगवाई है कोई? नहीं नहीं, एक और किसी पे आपने। फिजा साजिद, फिजा साजिद। आपकी 12 हुई नहीं है एब्सेंट, करेक्शन कौन कराएगा? किसको की? नाम नोट करवाए। सिमरन देवी नहीं आई भी। सुनैना, ये भी बच गई। सईदा अफनान आदिल, उनका रियायत कर रहा हूँ ना। सईदा आयशा आकिल, आयशा आकिल, सईदा आयशा उन्निसा, आयशा उन्निसा काजमी नहीं आई। सईदा फाइजा मोइन, बच गई। सईदा फातिमा नाज,
सईदा उम्मे हानी, उम्मे अबीहा, उनजिला अरशद, उनजिला, ये इसने शायद एप्लीकेशन दी है। उस्मान खान, उनजिला का देखना टिक लगा हुआ है शुरू में, तो तुम अटेंडेंस कैसे लगाओगे? उस्मान खान, वजिया वाहिद, वानिया सलमान, वानिया और वजी वजिया, ये लगा लेना। क्या नाम है? सईदा फातिमा। सईदा फातिमा भी लगा दो। हाँ, लास्ट वाली दो की भी लगा दो, वो आ गई। वजिया वाहिद और वानिया सलमान, इनकी भी लगाओ। तो आपको बताएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अच्छा जी, ये हमारी फर्स्ट क्लास जो हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आपको याद होगा कि हमने आपको आइडियोलॉजी वहाँ पे भी समझाया था, बताया था, अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो। आइडियोलॉजी क्या होती है? एक सोच है, थिंकिंग है, और इस हवाले से देखें तो ये हर मामले में एक सोच इंसान जो है ना मुरतब करता है, क्रिएट करता है, उसके मुताबिक कोई ना कोई एक्शन, और उसके जो है ना कोई उसमें आपको असरात जो होते हैं वो नज़र आना शुरू होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखा जाए बिल्कुल स्टार्टिंग में तो ये नियत जो इसकी इब्तदा हुई है ना नज़रियात की, तो वो तो रिलीजियस वे से ही हुई है। फिर इसको लोगों ने दुनियावी मामलात के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करा इस सोच को। चुनाचे हमारे सामने जो आइडियोलॉजी है इस वक्त, ये देखा जाए तो रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड ही है। यानी कि पाकिस्तान के जो कवानीन है पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान के बनने की जो सोच थी, आइडियोलॉजी, ये उससे रिलेटेड है। हाँ, ये बात ज़रूर हैरत की है कि, और ये बात जो है ना इस तरह मर्ज भी हो जाती है, मिक्स हो जाती है उस तरह से कि पाकिस्तान के जो ज़्यादातर बानी लोग हैं, बनाने वाले हैं, और पाकिस्तान को जो उसके लिए तहरीकें और मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, वो आम तौर पे रिलीजियस पर्सन्स थे ज़्यादातर। हर दूसरे के नाम के साथ अल्लामा और आलिम और मौलाना और फलाना इस तरह के नाम आते थे। तो ये दीनदार लोग थे जिनके पीछे देखा जाए बज़ाहिर हकीकत में नीयतें, आइडियोलॉजीज़ बिल्कुल खालिस थी और बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी उनकी सोच थी, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने उन्हें वाकई जो है ना ऐसी बड़ी कामयाबी भी अता करी। तो यहाँ पर हम आइडियोलॉजी को देखें तो व्हाट इज़ आइडियोलॉजी? डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ आपके जहन में ख़यालात पैदा होते हैं, मुख्तलिफ़ आरा पैदा होती हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात पैदा होते हैं, बाद लोगों के जहन व गुमान में मुख्तलिफ़ अकायद होते हैं, उनके तर्ज़ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, हर एक अलग होता है दूसरे से। चुनाचे ये एक यूँ समझ लें कि मजमुआ होता है मुख्तलिफ़ ख़यालात का, जिसकी बुनियाद पर फिर इंसान कोई ना कोई काम करना वो शुरू करता है। सबसे पहले उसे किसी चीज़ का ख़याल पैदा होता है, उसके बाद वो तैयार होता है किसी उसको जो है ना एक फ़िज़िकली स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो तैयार हो जाता है फिर उस काम को करने के लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी जो आइडियोलॉजी से मुराद है वो इंसान के बहुत से अकायद होते हैं, ख़यालात होते हैं, उसूल होते हैं, इक़्तिदार होते हैं, और ये उन तमाम चीज़ों का समझ लें एक स्ट्रक्चर है और मजमुआ है, सब चीज़ों का मिला जुला।
ये सब चीज़ें मिलकर इंसान को एक सोच देती हैं, और एक सोच जो है उस इंसान को एक फ़ैसला करने पर आमादा करता है, और फिर उससे कोई अमल वो करवाता है। तो इस तरीके को असल में कहा जाता है आइडियोलॉजी। बात समझ में आ रही है? तो अब इंसान जो अमल करता है माशरे में, वो उसके हिसाब से जो है ना फिर वो पता चलता है कि भाई इसकी क्या सोच है, उसको ज़ाहिर कर रहा होता है ये। ऐसे ही आप जब देखें तो इस जो यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट्स हैं ना, जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें भी देखें इंसान एक तो होता है उसका शऊरी तौर पर नज़रिया होता है, एक लाशऊरी तौर पर भी उसका नज़रिया होता है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। एक होता है जो वो जो है ना अपने इख्तियार से बाज़ काम इंसान करता है, बाज़ काम उससे ऐसे हो जाते हैं जो बेइख्तियारी होते हैं, यानी कि उसका इख्तियार नहीं होता उन कामों को करने का। बात समझ आ रहा है? लेकिन वो गैर इख्तियारी तौर पर काम उसको करने पड़ जाते हैं। बाज़ कंडीशन में वालेकुम सलाम उसकी मजबूरी ऐसी हो जाती है, बाज़ उसको चीज़ें ऐसे फोर्स कर रही होती हैं, तो वो मजबूर होकर वो काम करने लग जाता है। ये एक यूँ समझ लें कि मुआशरे के अंदर इंसान को उस काम पर बाज़ चीज़ें तो इख्तियारी तौर पर राज़ी कर देती हैं वो काम करने के लिए, बाज़ दफ़ा वो बेइख्तियारी तौर पर वो काम कर रहा होता है। इसी तरह नज़रियात जो हैं ये इंसान को आवाम जितनी हमारी जैसे मुल्क की आवाम है, पाकिस्तान की यूँ मिसाल देके इसको समझ लें, सियासी मामलात हैं उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और इसलिए भी है कि जो सियासत है हमारी उसमें आप गौर करें तो हर एक का नज़रिया भी बिल्कुल अलग है। आप ख़ुद अपने कवानीन को देखते हैं मुल्क के, तो वो किस कदर जो कवानीन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, चेंजिंग्स आती रहती हैं, और अजीब अजीब चीज़ें जो हैं वो बिल की सूरत में पेश की जाती हैं कानून बनाने के लिए। तो ऐसे ऐसे नज़रियात, ख़यालात और अकायद पर ये मुश्तमिल होता है जिनके ज़रिए हम दुनिया को समझते भी हैं और यहाँ के तमाम मामलात को इंसान सीखता भी है। इन्हीं ख़यालात, अकायद और नज़रियात और उसूलों के मुताबिक। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? आइडियोलॉजी किसको कहते हैं? पहले तो ये समझ लिया आपने कि आइडियोलॉजी जो सोच होती है ये कैसे पैदा होती है। मुख्तलिफ़ ख़यालात, सोच, नज़रियात, अकायद, उसूल, इन तमाम चीज़ों का ये मजमुआ होता है। बाज़ चीज़ें इसके अंदर फिर जब ये पैदा हो जाती हैं, सब मिल जाती हैं, तो इंसान से कोई एक्शन सरज़द होता है, यानी कि कोई काम वो करता है। उस काम के करने में बाज़ दफ़ा तो उसका इख्तियार होता है, वो ख़ुद करता है, बाज़ दफ़ा गैर इख्तियारी तौर पर ना चाहते हुए भी वो करता है वो काम। ये दोनों तरीके होते हैं। और ज़्यादातर आपके ख़यालात, आइडियोलॉजीज़ का जो इजहार होता है ना, वो वाज़े तौर पर सियासी लेवल पे, सियासी मंज़रनामे पर बहुत ज़्यादा वाज़े होता है, जो खुल कर आपके सामने आता है कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम के ख़यालात के लोग और नज़रियात रखने वाले उसूल पसंद लोग, और वो हर एक अपने तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है ना? अभी जैसे एक नया कानून ये बन गया है कि जी जिसके घर पे भी मोबाइल कंपनीज़ या दूसरी कंपनीज़ टावर लगाना चाहेंगी तो वो घर उसको छोड़ना पड़ेगा, और 1 साल का या पता नहीं 3 महीने का दौरानिया है, उतना वक्त दिया जाएगा। घर खाली कर दें बस, आपको कोई अल्टरनेट जगह दे दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सरकार को अपना टावर लगाना है, सिग्नल सही आने चाहिए, बस ये कानून है। ये अभी बन गया कानून, आप लोग सो रहे हैं माशाल्लाह, आपको पता नहीं, ये कानून बन चुका है पाकिस्तान में। और जिसने घर छोड़ने से इनकार करा तो उसके ऊपर करोड़ों रुपया का जुर्माना भी लगेगा, जेल में अलग बंद करेंगे। ये कानून अभी अभी रिसेंटली बना, पास हो गया ये कानून। आवाम उससे ज़्यादा निकम्मी है, इतनी हुकूमत निकम्मी नहीं है जितनी माशाल्लाह 10 हाथ आगे आवाम है निकम्मी, उनको पता ही कुछ नहीं है क्या चल रहा है। क्योंकि मसला यही है ना, हम ख़ुद भी नहीं सीखना चाहते ना। कितनी बच्चियां भी ऐसी हैं मोबाइल में लगी हुई हैं,
इनको मैं देखो, हम इनको नहीं सुधार पा रहे, सही कर पा रहे। आखिरी क्लास है आज, ये अभी तक ठीक नहीं हो पा रही, तो हम निज़ाम क्या, हाँ समझ आ रही है बात। तो इसीलिए कहते हैं कि जो डंडा होता है ना, इसका बड़ा असर होता है, सख्ती जो होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो है ना, फ़ौज आ जाए वही इलाज है इस आवाम का। निकम्मी आवाम हो गई है फ़ौज, जो है कम से कम निज़ाम को तो सख्ती से चलाएगी ना, भले जो भी करे वो अल्लाह मालिक। खाते हैं तो तभी तो कारकर्दगी भी दिखाई है ना, अगर नहीं खाते होते तो कारकर्दगी क्या आती, वो इंडिया वाली आती, हिंदुस्तान वाली। किसी को भी नहीं, अपने आप को सपोर्ट करो। अभी वो हालात है, अपने आप को सपोर्ट कर लो, बड़ी बात है। दूसरे को सपोर्ट करना तो भूल जाओ। ज़्यादा शौक हो रहा है दूसरे को सपोर्ट करने का, कोई बच्चा ले लो, पाल लो, उसको ही सपोर्ट कर लो, बस बहुत है। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं भी नहीं कर सकते तो हाँ, बेवकूफ़ लोग हैं ना, यही तो निकम्मे लोग होते हैं ना, बस क्या बोले। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी फॉर अ नेशन, एग्जाम्पल ऑफ ईच। Ideology helps define and strengthen a nation identity by providing a sense of purpose, shared values and a common vision. देखें, यहाँ पर कौम के लिए जो एक नज़रिया होता है, उसकी जो एक अहमियत होती है, उसके जो पॉइंट्स होते हैं, उसके जो नुकात होते हैं, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि उसकी अहमियत क्या है। अगर आप इसको कौमियत के एतबार से आइडियोलॉजी को देखते हैं, नज़रिए को, आइडियोलॉजी हेल्प्स डिफाइन एंड स्ट्रेंथन अ नेशन आइडेंटिटी बाय प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ पर्पस, शेयर्ड वैल्यूज़ एंड कॉमन विजन। नज़रिया किसी कौम की शनाख्त का भी ज़रिया होता है, उसकी तायीन कर रहा होता है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है और उसको मजबूत भी बना रहा होता है। और ये आपकी नेशन को देखा जाए तो मुश्तरका तौर पर उसका एक मकसद भी होता है और उसके इक़्तिदार के लिए भी ज़रूरी होता है, और मुस्तक़बिल का जो आपका एक विज़न होता है ना, उसके लिए भी ये अहम होता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान का नज़रिया जो है, जो इस्लाम की बुनियादों पर था, और कानूनी एतबार से देखें तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर था ये, ठीक है ना, जो टू नेशन थ्योरी पेश की गई थी। तो उसके एतबार से भी देखें तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग थे, डिफरेंट उनके कल्चर्स थे, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें थीं, मुख्तलिफ़ अंदाज थे, हर एक के दूसरे से बिल्कुल मुश्तरका तो उनके अंदर देखा जाए तो सिर्फ़ इस्लाम था। इस्लाम ऐसी जो है ना चीज़ थी जो सब के अंदर मुश्तरका थी, वरना तो हर एतबार से वो लोग भी आपस में अलग थे। और दूसरा मुश्तरका पॉइंट जो था वो उनके अंदर यूनिटी थी, इत्तेहाद था, जिसकी बुनियाद पर आप समझ सकते हैं कि इस सोच ने उनके अंदर एक ख्वाब कैसे पैदा कर दिया, एक बिल्कुल डिफरेंट नेशन का। और वो ख्वाब इन दो ताकतों से ही पैदा हुआ है, एक मुसलमानों के इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा उनके यूनिटी से, मुत्तहिद रहने से, इत्तेहाद से पैदा हुआ। इट कैन लीड टू अ मोर स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रिड्यूसिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिविजन। ये कहाँ है यहाँ पर, हाँ ये वाला पॉइंट सेकंड, समझ रहे हैं बात। अब देखें, इसको देखा जाए तो ये जो सोच होती है ना, ये ज़्यादा आपकी मुस्तहकम आपको बनाती है। मुस्तहकम मतलब स्टेबल, कि आप एक नज़रिए पर जब जम जाते हैं और मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़े हो जाते हैं कि ये काम करना है तो फिर करना है। और जब तक आप मजबूत इरादा नहीं करते ना, जैसे आप क्लास की मिसाल भी समझ लेना, तो टीचर क्या करता है, आपसे जो डिफरेंट असाइनमेंट, क्लास वर्क, फलाना पार्टिसिपेशन, फिर जो है इसी तरह प्रेजेंटेशन, और ये नोटबुक पूरी करें और इस तरह करें उस तरह करें, ये सब क्यों कराते हैं कि आपको मकसद एक मजबूत इरादा दिलाने के लिए। वरना इंसान तो सोचता रहता है और माशाल्लाह
ये पेपर पढ़े हुए भी हैं। जैसे देखो होली कुरान स्टूडेंट्स के कितने बच्चे इसमें माशाल्लाह ऐसे थे जो चीटर नहीं थे, बिग चीटर थे, बिग चीटर जिनको कहा जाता है। उसको यूं कहते हैं कि चीटर प्लस चीटर इक्वल टू बिग चीटर। और उसको एक वर्ड और भी बोलते हैं। ऐसे बड़े बड़े बिग चीटर थे कि वो माशाल्लाह लास्ट क्लास है और अभी तक वो बुक खरीद के अब ला रहे हैं, जो बुक उन्होंने पूरे सेमेस्टर में कंप्लीट करनी, और दूसरे की बुक पर ना पेज फाड़ के अपना नाम सेकंड पेज पे लिख के और वो लाके चेक करा, तो उनको बिग चीटर का अवार्ड मिले माशाल्लाह। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनका हम फाइनल एग्ज़ाम भी ले चुके हैं। इन बिग चीटरों का ना सबका 220 स्टूडेंट थे उस क्लास, उनका फाइनल एग्ज़ाम भी हो गया इकरा का। हालांकि एग्ज़ाम तो कल शुरू होंगे, हमने एडवांस में अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। वो तो मकसद ऐसे चीटर के दूसरे का नाम मिटा के होशियारी से अपना नाम लिख के बुक ला के चेक करा, उनको तो हमने स्पेशल बिठाया माशाल्लाह, फिर उनको प्रोटोकॉल दिए। तो ये होते हैं बिग चीटर, इनको कहा जाता। सही इनको तमगा मिला, हमारे दूसरे एक टीचर ने दिया, बिल्कुल सही कहा। तो एक ऐसी सोच जो मुस्तहकम स्टेबल हो जाए सियासी माहौल के कायम करने के अंदर भी, तो वो मदद देती है इस बात का कि आपस के जितने इख्तलाफात हैं, तनाज़ात हैं, उसको भी वो दूर करती है। फिर इसी तरह अगर किसी कौम के लोग किसी अपने मुल्क के आइन, कवानीन, कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं उन पर अगर वो इत्तेफाक करें तो इससे भी सियासी इस्तेहकाम जो है वो मजबूत होता है, स्टेबल होता है। इसी तरह इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर लीडर्स टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नेंस, इकनॉमिक, सोशल वेलफेयर। अच्छा, अगर ये नज़रिया रहनुमाओं को हुकूमत चलाने, इसी तरह मईशत को कायम रखने, स्टेबल रखने, समाजी जो आपके बहबूद के मामलात होते हैं, खारजा उमूर होते हैं, उनको भी बेहतर अंदाज में चलाने के काम आता है। अ शेयर्ड आइडियोलॉजी फॉस्टर्स सोशल कोहेशन बाय प्रोमोटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड बिलोंगिंग अमंग द सिटीजन्स। इसी तरह ये जो नज़रिया होता है, ये मुश्तरका नज़रिया शहरियों में इत्तेहाद का भी ज़रिया बनता है, जिससे मकसद हर एक को यकजहती हासिल होती है, यानी कि सब मिलजुल कर रहना और ताल्लुक़ का एहसास पैदा करता है अगर ये नज़रिया सबका सेम हो। लेकिन अगर गलत नज़रिया पैदा कर दिया जाए, इसीलिए नज़रियात पर जैसे हमारे दीन में, इस्लाम में नो कॉम्प्रोमाइज़ है, ऐसे ही मुल्क के कवानीन के अंदर भी नो कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि भाई कानून नहीं बदल सकता, आपको सज़ा मिलेगी। अगर आपने कानून की खिलाफ वर्जी की तो उस पर ये नहीं होगा कि हम कानून, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान में तो उल्टा निज़ाम, कानून है, निज़ाम भी है, इधर सब कुछ है, लेकिन हम जैसे बेवकूफ़ों की वजह से अगला उसको ख़रीद लेता है, हमारी बेवकूफ़ी की वजह, उसमें बड़ा हाथ हमारा है। तो पैसे वाले लोग फिर क्या करते हैं, अपनी जेब में कानून लेके घूमते हैं। हालांकि कानून हर चीज़ का है, लेकिन हमें कवानीन ही नहीं पता है, ना हम पढ़ते हैं ना समझते। तो ये हमारा अलमी है। वरना आप अगर कानून के मुताबिक चलें तो आप गरीब भी हैं ना, ठीक है आपकी जूतियाँ घिस जाएंगी, लेकिन आपको इंसाफ मिल जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा, अगर यहाँ नहीं मिला तो वहाँ तो ज़रूर मिलेगा। तो बहरहाल अभी भी ये वाक़या हुआ कि उसने एक जज को जो कोर्ट में 5 साल पे तारीख दे रहा था, उसने ही तारीख दे दी ठा करके। अब चलें, इट कैन इंस्पायर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। यही हो सकता है, अब क्या करें बस। अ शेयर्ड आइडियोलॉजी फॉस्टर सोशल कोहेशन हो गया। इट कैन इंस्पायर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन रिसर्च, ये तालीम, तहकीक, टेक्नोलॉजी में भी सरमायाकारी की तरगीब भी देता है कि भाई आपकी आवाम है, अपने लोग हैं, कोई गैर थोड़ी हैं। अब इनकी तालीम का ख्याल रखा जाए, इनके जो है ना इसके साथ साथ मेडिकल का ख्याल रखा जाए, और ऐसा ना हो कि इनके हालात ख़राब हो। इस सब का ज़िम्मेदार फिर कौन होता है? सरकारी लोग होते हैं और उनके
पास ये सोच जो है वो पहले से मौजूद होती है, अगरचे उन्होंने अपनी सोच को खुद गलत किया, वो खुद जिम्मेदार है उस बात। अब वेल हाँ इन्फ्लुएंसेस अ नेशन अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी। ये जो आइडियोलॉजी की सोच है ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को और खारजा पॉलिसी के जितने मामलात होते हैं उसको भी मुस्बत पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करने की सोच देती है, यही आइडियोलॉजी जो है। इसी तरह अ वेल डिफाइंड आइडियोलॉजी कैन सर्व एज अ बेसिस फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक अच्छी तरह से मुतय्यन नज़रियात जो तनाज़ात के हल होते हैं उसका जो सलूशन होता है उसकी बुनियाद भी यही सोच पैदा करती है इंसान के अंदर। इनकरेजेस सिविक इंगेजमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, शहरी मशगूलियत जो होती है, इसी तरीके से सियासी शिरकत जो होती है उसकी भी ये हौसला अफजाई करती है। यानी कि ऐसी सोच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी की भी ये सोच थी। दीन से सियासत अलग नहीं है, बल्कि सियासत दीन का पार्ट है, एक हिस्सा है ख़ास स्पेशल। और चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये सियासत बहुत अच्छे वे में करके दिखाई है। और उमर ने भी, जो उनके समझने के बाद एक सहाबी हैं वो जो खलीफा बने, अबू बकर बने फिर उमर बने, तो इन्होंने भी ये सारा कुछ करके साबित किया। 22 लाख मुरब्बा मील ज़मीन पर अकेले उमर की हुकूमत थी। 22 लाख मुरब्बा मील आपको पता है कितना होता है? समझ लें कि तकरीबन दुनिया का 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सा, एक हिस्सा समझ लें कि बस रह गया थोड़ा सा, वरना कहते हैं कुछ अरसा उनको और मिलता ना तो पूरी दुनिया ही उनके हुकूमत में होती। एक शख्स ने ऐसे करके दिखाया। और ये जितने इंतज़ामात निज़ामात आपको मैनेजमेंट आज नज़र आ रही है, पुलिस का महकमा, आर्मी का महकमा, फ़लाना महकमा, ये महकमा, बैतुल माल, ये सब उन्हीं के शुरू किए हुए थे और सब अब तक चल रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर है ये सब। इनकरेजेस हो गया, इट इन्फ्लुएंसेस द प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट कंट्रीब्यूट टू द नेशंस आइडेंटिटी। और उमर वो थे जो अल्लाह से शहादत मांगते थे। कहते हैं एक दफ़ा जब हज पे आ गए तो खूब शहादत की दुआएं करी इन्होंने। आप दोनों मोबाइल बंद करें और दूर कर दें मोबाइल, बिल्कुल बहुत हो गया। अब करीब हाथ में ना आए किसी का मोबाइल, जिसके हाथ में आया मैं मोबाइल ले लूँगा उससे। बेटा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? साउंड सिस्टम सही चल रहा है मेरा? नहीं चल रहा सही? आवाज़ आपको एक दफ़ा आ जानी चाहिए बस। It influences the promotion and preservation of cultural practices, tradition and historical narrative that contribute to the nation's identity। अब ये देखें बात क्या चल रही है, हमारी बात चल रही है सोच से मुताल्लिक, आइडियोलॉजी से रिलेटेड। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये सकाफती तरीक़ों और जो रिवायात होती हैं, इंसानों के जो कल्चर होता है, इसी तरह तारीख़ी जो बयानात होते हैं उसको भी फ़रोग़ देता है और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, जो कौम की शनाख्त में हिस्सा भी डालती है। ये चीज़ कि आपकी कौम की शनाख्त पहचान किन चीज़ों से होती है? आपके कल्चर से भी होती है, आपकी ज़बान से होती है, आपकी सकाफ़त से होती है, आपके तौर तरीक़ों से होती है। अगर ये सोच आपकी अच्छी होगी तो आपकी समझ लें कि कौमियत की अलामत की निशानियाँ भी इससे ज़ाहिर होंगी। समझ आता है? एक इंसान जो मिसाल के तौर पर अरबिस्तान का रहने वाला है, इस बच्ची को बात नहीं समझ आई, ये सामने से सब आड़े हटाएं, बैग शैग सब हटा दें और बिल्कुल रास्ता क्लियर कर दें, कोई कंटेनर नहीं लगेगा। अच्छा, इसी तरह जो है इससे अंदाज़ा होता है अरबिस्तान का बाशिंदा है, देखते ही आप बता देंगे भाई ये अरब का रहने वाला, अमेरिका का रहने वाला बाशिंदा है, आप उसको देखते होलिये से पहचान के उसको जो है ना चेहरे से देख के भी बता देंगे। पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का है, तो ये एक अलामत होती है। आपकी सोच जो होती है वो आपके जिस्म पर ज़ाहिर होती है सबसे पहले, फिर अंदर उतरती है और वो दूसरों को आपकी इंट्रोडक्शन कराती है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि यार आपके एक अमल से मुझे आपका पूरा फैमिली का बैकग्राउंड पता चल गया माशाल्लाह, आपके एक एक्शन से, बस एक जो आपने हरकत करी ना इतनी अच्छी माशाल्लाह, ये तो ख़ानदानी हरकत होती है। ख़ानदानी
होता ही है। वाकई आपके बड़ों में कोई ज़रूर अभी ऐसा हुआ भी वाकया, एक साहब का ऐसा हुआ तो अगले ने मुझे कहा यार ज़रूर इसके ख़ानदान में घर कोई ना कोई ऐसा अच्छा बंदा गुजरा है जिसकी वजह से इसने ने ऐसा किया है। ये अच्छी यानी कि इतनी अहम, वो छोटा सा अमल था लेकिन इतना बड़ा था कि जिसकी वजह से देखें इतनी बड़ी बात की गई कि इसके ख़ानदान से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसकी अच्छाई की वजह से इसने ये हरकत करी, अच्छी हरकत। तो जहाँ अच्छी हो सकती है वहाँ बुरी भी हो सकती है और पता चल जाता है, तो ये पहचान होती है। अब पाकिस्तानी माशाल्लाह आप देखें तो अमेरिका के अंदर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें। अभी मैंने देखा, कल की बात है, कि जो अब नॉर्मल पर्सन है बिल्कुल सेहतमंद, वो लाइनों में लगे हुए, लाइनें बन गई। डिसेबल जो है वो उनकी लाइन नहीं है, तो लोग वहाँ व्हील चेयर पर डिसेबल बन के ना, अच्छे भले लोग, और जल्दी हम क्लियर हो जाए, और वो उधर लग के डिसेबल में और जो है ना जल्दी जैसे ही वो बोर्डिंग पास हो गया, क्लियर हो गया, आगे उठ के चल के जा रहे। तो अंग्रेज़ देख के परेशान हो गए कि यार ये कैसे लोग हैं, मुसलमान भी हैं और ये क्या हरकतें कर रहे हैं। उसमें हिंदुस्तानी भी थे और भी लोग वही हरकतें कर रहे हैं। देखो जाके अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे हैं ना खुद से। वहाँ सऊदी अरब जा रहे हैं और जी वो भीख मांग रहे हैं, बताओ। और पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, हैरत की बात है। और ऐसे ऐसे केस पकड़े जा रहे हैं जो यानी कि यूँ समझ लें कि जाली दफातर बनाए हुए ऑफिसेज अमेरिका जैसी रियासतों के अंदर उन्होंने, और चूना लगा रहे हैं उनको, और वो पकड़े जा रहे हैं। तो अभी पता चला पता नहीं कितने अरब डॉलर्स का इन्होंने ऐसे नुकसान करा है सारा। तभी तो इसने सदर ने वहाँ पे ऐसी सख्तियाँ करी हैं ना पाकिस्तानियों के लिए। अभी तो वीज़े ऐसे बंद, तो इन्हीं की बरकतों से माशाल्लाह फिर पाकिस्तान का नाम रोशन भी होता है। तो हर मुल्क का ये है, चाहे इधर आके कोई अमेरिकन भी ऐसी हरकत करेगा ना जो हमारे लोग कर रहे हैं, काम चोरी और इस तरीके से जो है ना बस बैठ के खाने के शौकी। और हमारा कल दोस्त खुद बता रहा है, उसका भाई कह रहे और कह रहा है भाई इधर तो जितने ऐसे हैं ना अल्लाह माफ़ करे, वो इसलिए बज़न हुआ अपने लोगों से, देसी लोग उनको वहाँ कहते हैं कि इनको बस खाने की फ़िक्र है, हर वक्त खाने को कुछ मिलता रहे, काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना। और अपने ही मुल्क के लोग अगर कोई नया भी आ जाए उसकी मदद करने को तैयार नहीं, उसको मतलब अच्छा मशवरा भी देने को तैयार नहीं, कोई बात समझाने की और ऐसी बताने के लिए भी तैयार नहीं। ये क्या कर रही है, बात समझ आ रही है? तो ये हमारी शनाख्त होती है इन चीज़ों से, ये सोच पता चलती है इंसान की। एन आइडियोलॉजी कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू द नेशंस वेल बीइंग। अब एक नज़रिया ऐसा होता है कि अफराद हैं तो उनको मुल्क की फलाह बहबूद में अपना हिस्सा डालने की तरगीब भी देता है कि भाई हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। हमारे बड़ों ने तो बड़ा कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने तो बड़ा इसके लिए कोशिशें की, हिम्मतें की, और एक मुल्क जो है अल्लाह के हुक्म से जो है ना वजूद में आ गया। लेकिन मेरा आपका इसमें क्या हिस्सा है जो हमने डाला है अब तक? हमने तो अपने घर के बाहर सफाई नहीं कर सकते। हमारे लोग ऐसे 10 करोड़ का बंगला है, घर से निकलते ही जी ढक्कन भी गायब है माशाल्लाह से गटर का, और नालियाँ उबल रही हैं माशाल्लाह से, महक रही हैं, और गली पूरी जो है ना रेगिस्तान बनी हुई है। खड्डे तो ऐसे ऊपर नीचे, अगर आप नीचे कैमरा रख लें तो पूरा मून का आपको जो है ना ज़मीन बना दे, मून की। ऐसे लोगों ने किए भी है। एक बंदे ने ऐसे पहन के और वो ऐसे 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 चल रहा है और उसने कैमरे से बना के दिखाया कि ये रियल मून फुटेजेस, ये देखें। और उधर तो बंदा हल्के चलते हैं ना जैसे वो ऐसे, और उसने वो पूरा कवर पहना वैसा वाइट वाला। और वाकई एक दफ़ा तो जब ये वीडियो वायरल हुई है ना, मशहूर हुई है, जब बंदा देखे तो उसको ऐसे ही लगता है हकीकत में ये वाकई में जो है ना, और मतलब उसके हाथ में फ्लैग भी है और वो लगा भी रहा है पाकिस्तान का।
और वो पता नहीं कोई लिहारी की गली है या कोरंगी की गली है या नॉर्थ नाज़ाबाद की भी अब गलियाँ माशाल्लाह वैसी हैं, फुल वही सेम मंजर दे रही हैं। जिस बेचारे की पत्थरी है ना, अगर वो भी खड्डे में ऐसा जाता है निकल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे उन्होंने ये ऐसे वाक़यात हुए। एक साहब को इन्होंने ही भेज दिया था, ये हमारे अस्पताल वालों ने, तो अमेरिका चला गया वो बेचारा। उसके पास पूरा अपना एक्सरे था, उसके अंदर इतना बड़ा कॉकरोच पूरी पसली में एक साइड पे बड़ा कॉकरोच था। और वो अमेरिका चला गया। वहाँ जाके जब उसने अपना टेस्ट वेस्ट कराया है ना, तो उन्होंने जब वो देखा, चेक किया, तो उन्होंने बताया कि भाई ये आपकी पसली में नहीं है, ये जिस अस्पताल की मशीन है उसके अंदर है। ये हालात हैं इधर, ये चल रहे हैं यहाँ। तो अमेरिका अपना पैसा खर्च कर वीज़ा ला। तो हमारा जो है ना, हाँ ना, मकसद वो हॉस्पिटल ऐसा है ना, मशीनरी ऐसी है सारी। चले, ये हो गया ना, लास्ट स्लाइड थी ना, खत्म हो गया ना ये। जिन स्टूडेंट्स की एब्सेंट जो है ना 9 है या उससे ज़्यादा है, सिर्फ वो स्टूडेंट अपने नाम दे दें। लास्ट 2 क्लासेस के अलावा अगर उनकी 9 एब्सेंट्स है ना, ये वाली क्लास और इससे पहली वाली क्लास के अलावा अगर उनकी 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो हम सही कर देंगे, अदरवाइज़ वो सही नहीं होती। जी, इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं बताता। किसने बताया आपको इम्पोर्टेंट? 1 मिनट रुक जाए, कोई इम्पोर्टेंट नहीं बताता। किसने आपको, किसी टीचर ने बताया अभी तक? किस टीचर ने बताया? सर आसिम और सर आसिम ने सिर्फ बता दिया तो क्या हो गया इसका मतलब? सब हाँ, मैंने बताया ही नहीं है, प्रूफ क्या है? और पेपर चेंज हो गया, कुछ भी नहीं आया, फिर सब कुछ इसके अलावा आ गया, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पेपर तो चेंज हो सकता है ना, मैं क्यों धोखा दूंगा? ये तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है एग्जामिनेशन। हम तो बना के दे देते हैं पेपर ABCD, आप D आ गया तो कौन जिम्मेदार है? इसीलिए मैं थोड़ी बता सकता हूँ जी। सिलेबस तो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन दिया हुआ है, वो सारा सिलेबस आपका स्लाइड नंबर 3 जो है ना, उसके बाद से सब आएगा। स्लाइड नंबर 10 था, तो मेड वही था ना सारा, मेड तक आपने स्लाइड 3 पढ़ी थी। पैटर्न में बता देता हूँ पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ, रुक जाओ। आइडियोलॉजी वेडनेसडे है ना ये पेपर जो है ना आपका 40 मार्क्स का है, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 20 मार्क्स का है, MCQs बेस है। इसमें आपके पास चेक बॉक्स का ऑप्शन आएगा ABCD करके। चेक बॉक्स को आपने कलर नहीं करना, आपने सिर्फ टिक लगाना है जो सही है। इसीलिए आप साफ सुथरा काम करें, ये ना करें कि आप बाकी 3 को क्रॉस करें और इसको टिक लगाएं। बस आप जिधर राइट आंसर है उसको आप चेक लगा दें, बस इतना काम आपने करना है। 20 मार्क्स का 20 MCQs हैं आपके पास, 1 से लेके 20 तक। और इसी तरह इसमें जो मैंने आपको शायद पहले बताया तो है,
अब ये सारा ढूंढना पड़ेगा निकालने के लिए। क्वेश्चन 1 जो है 20 मार्क्स का है, ये एमसीक्यूज है। क्वेश्चन 2 भी आपका 20 मार्क्स का है, जो शॉर्ट आंसर्स हैं। उसमें आपको तकरीबन जो है ना 7 या 8 जो है ना लाइनें मिल जाएंगी। आपने चूँकि क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखने, तो आपको ब्लैंक्स जिसने लॉन्ग लिखना है ना, तो बैक साइड पे ब्लैंक होगा पेपर, वहाँ पे लिखे। देखूंगा अगर लिखा होगा तो चेक करूंगा। वैसे हमने जितनी लाइनें दी हैं ना, अगर आपकी नॉर्मल राइटिंग है, आप हेडिंग्स नहीं बना रहे, तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप हेडिंग्स बना के 3 लाइन में हेडिंग डाल दी, तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा लिखना चाहिए पीछे। ब्लैंक है बैक साइड पे, ब्लैंक है पेपर, फिर आपको लिखना है। शॉर्ट आंसर 5 है, टोटल 20 मार्क्स के हैं। इसका मतलब है एक शॉर्ट आंसर आपका 4 नंबर का। 4 नंबर के हिसाब से आपके 20 मार्क्स बन जाएंगे। 5 सवाल हैं। हेडिंग आप डालते हैं छोटी, एक लाइन में डालते हैं छोटी हेडिंग, क्योंकि हमने लाइनें दे दी ना, इस वजह से आप हेडिंग। हाँ 40 मार्क्स का है ये भी। टॉपिक्स बता रहा हूँ, रुको। जो यानी कि हमने पढ़े ना टॉपिक्स, पहले वो बता देता हूँ, उसी में ही है सारा। हमने स्लाइड नंबर ये 3 थी ना, ये स्लाइड ज़रा दोबारा ना शेयर कर लेना स्टूडेंट्स को सारी। स्लाइड नंबर 3 में हमारा कॉलोनियल रूट्स टू इंडिपेंडेंस पार्ट 2, यहाँ से आपका पेपर में इंक्लूड है। स्लाइड नंबर ये 10 तक जो मैंने अभी पढ़ाई है। अब इसमें जो जो आपने पढ़ा है ना, नोट करते जाओ। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लो ना जो जो आपने पढ़ा है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 टू 1911, इसमें शिमला डेपुटेशन 1906, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम है। फिर इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान में कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जिसमें क्रिएशन ऑफ अ मुस्लिम होमलैंड, फिर इसी तरह यूनिटी एंड सॉलिडरिटी अमंग मुस्लिम्स, फिर इसी तरह रिलीजियस फ्रीडम एंड टॉलरेंस। इसमें पहले जो मैंने बताया ना, वो बताया है क्रिएशन ऑफ अ मुस्लिम होमलैंड। इसके बाद मैंने आपको बताया है यूनिटी एंड सॉलिडरिटी अमंग मुस्लिम्स। फिर जो बताया मैंने रिलीजियस फ्रीडम एंड टॉलरेंस, फिर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। अच्छा, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, ये स्लाइड 3 में जो आपने पढ़ा। अच्छा, स्लाइड 2 में आपके पास स्लाइड 4 जो है, उसमें कांग्रेस रूल आफ्टर 1936, कांग्रेस रूल आफ्टर 1936, इसमें आपने 6 पॉइंट्स पढ़े थे, 6 पॉइंट्स हैं। ये आपकी स्लाइड नंबर 4 है। अच्छा, स्लाइड नंबर 5 पे आ जाए। इसमें आपने पढ़ा था जो है इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन सब कॉन्टिनेंट, इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, समझ गए? इम्पैक्ट यानी कि क्या असरात, क्या वाक़यात, क्या हालात पेश आए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना सब कॉन्टिनेंट के अंदर। उसमें काफ़ी चीज़ें थी, रिलीजियस टेंशन भी थी, इकनॉमिक ड्रेन था, इकनॉमिक चैलेंजेस थे, माउंटबेटन प्लान था, क्रिप्स मिशन था, ये सब इसमें अलग से दोबारा काउंट होगा। हालांकि ये आपकी स्लाइड 4 में भी गुजरी हैं चीज़ें कुछ, लेकिन इसके पॉइंट्स अपने अलग होंगे। प्रपोजल, क्रिप्स ऑफर था, फिर रिजेक्शन था, उसका फेलियर था,
क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये आपने पढ़ा है। क्वाइट इंडिया, मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ऐसे भी बच्चे होते हैं ना कि ये देखें सर पूरा पेपर बता रहे हैं, तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मैं पेपर बताता ही नहीं हूँ कभी भी। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो इसके नज़रिए से बता रहा हूँ कि अगर ये रिकॉर्डिंग कर रही है कैमरे से। गांधी जिना टॉक्स छोड़ दो, आगे आ जाओ। शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया, ये मैंने बता दिए जो इसमें इश्यूज वगैरह थे ना वो। अच्छा, इसके बाद आ जाओ स्लाइड नंबर 6। मैं खुद भी भाई स्लाइड्स खोल के देख रहा हूँ तो कुछ समझना चाह रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं आ रहा कि मैंने क्या करा है। जनरल इलेक्शन ऑफ 1945-1946। जनरल इलेक्शन, भाई इतनी सारी चीज़ें मैं निकाल देता रहा हूँ ऐसे। थर्ड जून प्लान, भाई एमसीक्यूज भी हैं, फिर आपके ये शॉर्ट आंसर्स भी हैं। मैं बोल दूं कि ये चीज़ है, वो चीज़ ना है, फिर दूसरी आ जाए तो। अच्छा, इसके बाद आ जाओ स्लाइड नंबर 7 पे, जो आपने पढ़ा है पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस इश्यूज। जैसे इसके अंदर स्लाइड 6 बताई है ना, अभी तो दोबारा बताता हूँ, रुक जाओ। पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस इश्यूज, इसमें आपके पास वैसे तो 3 पॉइंट्स है ना, उनके फिर सब पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो आप चलो 3 पॉइंट इसमें शॉर्ट भी देख लो तो काम हो जाए। स्लाइड नंबर 6 आप कह रही हो नहीं बताया। जनरल इलेक्शन ऑफ 1945-46 बताया तो है स्लाइड 6 में। स्लाइड 8 में आ जाओ, कल्चर एंड टाइप्स ऑफ कल्चर। ठीक है, कल्चर एंड टाइप्स ऑफ कल्चर में आपने पढ़ा था ना कि मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, फिर डोमिनेंट, सब कल्चर एंड काउंटर कल्चर, इन शॉर्ट में। स्लाइड नंबर, इन शॉर्ट में आप मतलब इसको छोटा करके करें ना, मुख्तसर कर लें। ठीक है, ये बच्चे चले क्यों जा रहे हैं? हाँ, ये हमारी क्लास के नहीं थे। बस ठीक है, यही है। क्या नहीं कर रहे भाई? मैंने आपको बता दिया जो जो आपने पढ़ा है बस। अब्दुल रहमान हयात, मैंने बताया आपको, मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा। अब्दुल रहमान हयात, नाइन और 10 भेजूं, उससे ही तैयारी करनी है आपने। वो मना कर रहे हैं भेजने से, समझदार बच्चे कह रहे हैं मना कर रहे हैं, और बाकी बच्चे कह रहे हैं हाँ। आपको 9-10 भेज दूंगा, आप उसी से तैयारी कर लेना बस। हाँ, आप क्लास के बाद ना इनसे मिल लिएगा, सीआर से। अच्छा भाई, बात सुन लो मेरी, समझदारी की बात को रिजेक्ट कर रहे। देखो, अब्दुल रहमान हयात का है, आयशा सना, भाई ये जो अभी 2-3 बच्चियां गई, इनके नाम पता थे किसी को? मुझे जब इनके नाम आए ना फर्स्ट हाफ में, अगर थी ना तो मुझे बता देना। 6, 7, 8 अभी भेजता हूँ। आयशा सना, देखो आयशा सना इसमें फर्स्ट हाफ में थी, ये तो 8 है, फिर इसकी 10 हो जाएंगी। लगाना पड़ेगी। हमारा शेख, उसमें कांटा ही लगाओ, उसमें क्रॉस लगाओ, मैंने यहाँ लगा दिया, लेकिन हमें पता रहे ना कि ये नहीं आई थी। अच्छा, आमना राशिद, अनमोल, इन दोनों की भी 8 हो जाएंगी, लेकिन 8 पे बैठने देंगे, थोड़ा डरना चाहिए ना, लाल हो। अनोद कादरी, अरीज खान, अरीज खान आता है ये?
गए अभी? अच्छा, ये लगा दो भाई, इसकी वैसी 10 है। अरीशा सुहेल, अरीशा कहाँ है? नहीं आई। अशना असलम, अशना असलम आती है? गई है, लगा दो। बख्तावर, ड्रॉप किया हुआ, छोड़ दो। दुआ मुस्लिम, ईमान मुस्फिरा, ईमान मुस्फिरा है। इशाल, फरा सिद्दीकी, फायहा जिया, फायहा जिया आती है? इसकी मैं लगा रहा हूँ, वहाँ पे एब्सेंट ही लगाओ। हादिया नरमीन, हमना शुएब, हानी गजनफर, ये आता है? हानी गजनफर आती है? हानी नहीं आती। अरे तो मैं क्या करूँ, नाम ऐसे है, मुझे क्या। हुदा अनीस, हुदा अनीस है भाई। लाइबा, लाइबा तैमूरी, माहनूर, माहिन जुल्फ़िकार, ये माहिन आती है? माहरूक रसूल, माहरूक रसूल का नाम भाई उसमें डालो, करेक्शन में डाला हुआ है। क्यों नहीं कर रही? किस, उसने आपको किया मैसेज? उसमें आपका नाम है? 10 एब्सेंट लिखी हुई है उसमें। दिखाओ नाम किधर है तुम्हारा लिस्ट में। माहिदा खान, माहिदा खान आती है? माहिदा को जानता है कोई? माहिदा, मरियम खुर्शीद, मारूक रसूल, मैमूना ईमान राव, महक, मारूक रसूल इसका है ना? आपने लिखा है एब्सेंट 4 रिमूव करनी है, ये थोड़ी लिखना है, ये लिखना है कि टोटल एब्सेंट कितनी है। टोटल बस 8 से ऊपर जिसकी है ना, बस उसका लिख दें कि इसकी 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, जो। महक कहाँ है ये? नेहा राशिद, राबिया फ़हीम, रीमा नाज, रोहम रेहान, रोमैसा एजाज, साधीना, सफ़ा उमर, सफ़ा उमर तुमने लिखवाया नाम। सोले आरिफ, सना तारिक, सना तारिक की मैं यहाँ लगा देता हूँ, वहाँ एब्सेंट ही करो इसको। सानिया आबिद, शेर बानो, शेर बानो आती है वैसे? इसकी 14 एब्सेंट हैं, अगर आती है तो बताओ। मकसद आती का ये है कि कोई इसको जानता है क्लास। कभी कभी आती हो तो चलो हम यहाँ लगा के सही कराएं, ये ना हो हम सही कराएं और वो बोले तो विड्रॉ कर चुकी है, आप क्या कर रहे हैं? शादी की वजह तो बताए तो सही ना, तो बस छोड़ दो। जब खुद ही वो नहीं चाहती तो हम क्या करें? अच्छा है जब नहीं पे, क्या पता पेपर वाले दिन भी ये ना आए। शिज़ा खुर्शीद, शिज़ा साजिद, शिज़ा साजिद का नाम डाला हुआ है इसमें। सिमरन देवी, सुनैना, सईद अफनान आदिल, अफनान आदिल। भाई अभी पौन घंटे क्लास में आराम से बैठे रहे सब। मैं अभी मार्किंग करूंगा ना, उसमें लगाने नंबर। सईद अफनान आदिल, अभी बताने लगा हूँ मैं, जो आपके सीपी होती है ना 35 नंबर, बता रहा हूँ। सईद अफनान आदिल, अफनान मतलब अफनान तो है ना उसके नाम में, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अफनान, सईद अफनान। नहीं आई भी? वैसे आती है ना ये?
तो इसका लगा देते हैं, ये 9 है, उधर नाम लिखना पड़ेगा, एक करेक्शन होगी इसकी। सईदा आयशा आकिल नहीं आई हुई। आयशा उन्निसा, इसको भी लगानी पड़ेगी वरना ये ऐसो हो जाएगी। सईदा फायजा मोइन, लेकिन आयशा उन्निसा की वहाँ एब्सेंट ही करो, आयशा उन्निसा। सईदा उम्मे हानी, उम्मे हानी, उम्मे अबीहा, ये आती है उम्मे अबीहा? बस छोड़ दो, जब खुद ही जिम्मेदार नहीं है। 11 एब्सेंट हुई में 13 हो जाएंगी तो क्या हो गया। ये उनजिला अरशद, इसका देखना टिक लगा हुआ है नंबर पे शुरू में। इसने मुझे एप्लीकेशन भेजी है, इसके लगा दो इसकी। चलो उस्मान खान, वजिया वाहिद, वानिया, वानिया सलमान अभी गई है दोनों। क्या नाम है? हानिया, हानी, हानी गजनफर। आप कहाँ चली गई थी? इनको नाम लिखवाए आपकी ज़्यादा है एब्सेंट, नोट कराओ नाम भाई। जिसका भी 9 या उससे ऊपर है एब्सेंट वो नोट कराए नाम, ताकि करेक्शन कराएं। आज डेट क्या 24 है? अब बता रही हो, मैंने सेव कर दी। क्या नाम है? ज़ैनब फातिमा है नाम इसमें? सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा नाज ना लगी हुई तो है। पूछा नहीं तो तुमने कैसे बोल दिया, मैंने लगाई हुई भी है। कोई मसला भी नहीं, आपके 4 एब्सेंट तो है वैसे भी। नहीं है, कुछ नहीं है। यही तो होता है। अरीबा कौन है? अरीबा, अरीबा है? शेर बानो है अभी क्लास में? शेर बानो को निकाल लो, वही तो मैं देख रहा हूँ।
मैं तस्वीरें खिंचवाते ही नहीं हूँ, मना कर देता हूँ। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? घर वाले मारेंगे तुम जो है ना। मैंने कभी वहाँ डाली नहीं आज तक, पूरे उस पे जो सोशल मीडिया या ये पूरा प्लेटफॉर्म है, कहीं मैंने आज तक नहीं डाली तस्वीर। हाँ, खेल लो, गेम खेल लो। सईदा अफनान, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कर लूँ, ये ना निकाल रहा हूँ। सईदा अफनान, इसमें देखो सईदा अफनान है नाम कोई किसी का, कितनी एब्सेंट है उसकी। अच्छा, उसने अब एप्लीकेशन भी भेजी हुई है मुझे ना, बस ठीक है। वही मैं निकालना चाह रहा था अभी। हाँ, वो जो है ना अभी थोड़ा सा पेंडिंग पे है, वो उसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, फिर फाइनल करके ना आपको बताएंगे, या हो सकता है फाइनल के साथ भी बता दें। हाँ, वो मैंने लगा दी। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा, वो अभी उसमें रह गया कुछ।
बस लास्ट क्लास में हम ये बात ही करते हैं, कुछ स्टूडेंट चले गए खैर, कि भाई आप लोगों को जो है ना एक उस्ताद का तालिब इल्म का ताल्लुक़ होता है। बहुत सी चीज़ें नाराज़गी भी हो जाती है, बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, जो कि इंसान को दिल साफ़ सुथरे करके माफ़ करके जो है ना क्लियर कर देना चाहिए, यही बेहतर होता है। और कुछ हमारा जो होता है ना, ये ताल्लुक़ सिर्फ़ इल्मी होता है, हम इसको एजुकेशन तक ही रखते हैं। और जब तक ये ताल्लुक़ सही इसी तरह रखा जाए ना, तो फिर इसका फ़ायदा भी होता है। और हमारी कोशिश यही होती है कि भाई इस पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ ना तरबियत भी की जाए। और उस तरबियत में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सख्ती के बातें हो जाती हैं, कुछ बातें ऐसी भी हो जाती हैं जो नाराज़गी की होती हैं, आपके मूड के ख़िलाफ़ भी हो सकती हैं। ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा तालिब इल्म बहुत ज़्यादा जो है परेशान होते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, उस्ताद का जो आपका टीचर होता है ना, उसका असल मकसद यही होता है कि आपको समझाना और आपको जो है ना तरबियत कर देना, ताकि आगे जो आपने ज़िंदगी गुजारनी है ना, उसमें आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े, हमेशा फ़ायदे ही में आप जाएं। तो बस इस नीयत से जो है ना हमेशा देखें, याद रखें कि आप प्यार मोहब्बत से और नरम मिजाजी के साथ और लाडलेपन के साथ जो है ना कभी भी दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। अगर बचपन से आपको ऐसे ही सिर्फ मोहब्बत ही मिली है, प्यार ही मिला है और जी आपको लाडला बना के रखा गया और हमेशा अच्छाई और हैप्पी हैप्पी लाइफ रही ना, तो आगे की लाइफ आपके लिए बहुत गलत ख़तरनाक हो जाएगी। क्योंकि आगे जो है ना जाने के बाद आपका दिल भी टूटना है बहुत दफ़ा, आपका दिमाग भी बहुत दफ़ा ख़राब होना है, आपको इस कदर परेशानी और टेंशनों का भी सामना, दुनिया है हर एक नेक से नेक बंदा करके वो नेक बनता है। जब वो बर्दाश्त कर जाता है और इसको क्रॉस कर लेता है ना, पार कर लेता है, तो ये मंजिलें ऐसी हैं कि उसके बाद ही हीरा भी हीरा बनता है। डायमंड भी हर पत्थर थोड़ी बन जा, पत्थर ही होता है जो डायमंड बनता है। ये आम पत्थर ही होता है जो आपको इस डायमंड की शक्ल सूरत में जब बन के मिल जाता है, तो वही उसकी कीमत कितनी हो जाती है। हालांकि डायमंड है, पत्थर है, उस पर ज़कात भी नहीं है, क्योंकि पत्थर है, पत्थर पे कोई ज़कात नहीं। हालांकि डायमंड सोने से ज़्यादा कीमती चीज़ है, और जो बिल्कुल फ्लॉलेस है वो तो और ज़्यादा कीमत उसकी बढ़ जाती है। जो और ज़्यादा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और चमकने में भी अपनी महारत के आला दर्जे पर है, तो उसकी कीमत उस कदर बढ़ती है। लेकिन वो बनता कैसे, ये है पॉइंट समझने, कि वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, हर पत्थर उठा नहीं पाता, वो फट जाता है। जितनी तकलीफ़ों में वो आता है, सिर्फ़ कोई पत्थर होता है करोड़ों में कि वो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेता है और अपने अंदर उसको छुपा के ना और पकता जाता है हत्ता कि इतने मराहिल से वो गुज़रता है कि वो फिर आखिर में हीरा बन जाता है। ऐसे ही इंसान है, अगर तकलीफ़ों को नहीं उठाएगा तो वो हीरा नहीं बन पाए। और जिसने तकलीफ़ों को उठा लिया, बर्दाश्त कर लिया, अपने उस्ताद की गलत बात पे भी उसने यस सर कहा, बस समझ लें ये तालिब इल्म स्टूडेंट जो है ना ज़रूर हीरा बन जाएगा कायनात के लिए। तो लेकिन हम ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को भी जो है ना बड़े अच्छे और मोहब्बत के माहौल में पाले पोसें और वो बड़े अच्छे निकल आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आप उनके साथ बहुत गलत करेंगे। इसीलिए समझदार लोग क्या करते हैं, वो अपने बच्चों पे ख़ुद से तकलीफ़ नहीं डालते, लेकिन उनको छोड़ते हैं तकलीफ़ों के लिए, ताकि ये ख़ुद ज़रा बसों में जाएं आएँ, ज़रा देखें, थोड़ा सा कमाने निकलें, इनको भी अंदाज़ा हो मेहनत क्या चीज़ होती है, दुनिया क्या चीज़ है, क्या क्या करती है दुनिया। तो ये सिखाने की नीयत से अगर पेरेंट्स, आपके वालिदैन आपके साथ बाज़ दफ़ा वो भी करते होंगे इस तरह, तो वो सही करते हैं, वो भी गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आपके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, आप पर सख्तियाँ अगर डाल रहे हैं और आपको वो तैयार करना चाहते हैं एक बड़े मकसद के लिए जो आगे ज़िंदगी में आने वाले। तो बस ये चीज़ आप अपने जहन में अगर रखेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप चिढ़ गए और आप परेशान हो गए और आपने आगे से उफ़ कर दिया, जिसको कुरान ने कहा उफ़ भी नहीं करो अपने वालिदैन को, तो अगर आपने ये कर दिया और आप उल्टा बदतमीज़ हो गए उनके साथ या नाफरमान हो गए और उनकी बात नहीं मान रहे, फिर आप चाहे कुछ भी कर लें, फिर नाकामी यकीनी हो जाती है, फिर कामयाब नहीं हो सकता वो इंसान जो अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन का खुसूसन जो है ना अदब नहीं करता। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि भाई कोई तालिब इल्म ऐसा ना हो जाए खुदा न खास्ता कि वो अपने उस्ताद की बेअदबी कर दे, और बेअदबी बहुत सारे तरीक़ों से हो जाती है कि आप खुदा न खास्ता उस्ताद के पीछे उसकी बुराई कर दें, ये बहुत ख़तरनाक बेअदबी है। उसको तो नहीं पता टीचर को तो, लेकिन आपने किसी के सामने बुराई कर दी, यार उस टीचर में तो फ़लानी बुराई है, उस टीचर की तो ये हरकत है। अब आपका जब उस्ताद है ना तो वो उस्ताद है। जैसे आप अपने पेरेंट्स की अगर खुदा न खास्ता आपको कोई बात भी पता चल जाए ना तब भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपके वो वालिदैन हैं कि जब आप चुन्ने मुन्ने से थे तो उन्होंने हाथों में उठाया आपको और वहाँ से आपको पालना शुरू किया। तो जो तकलीफ़ें और दर्द और दुख उन्होंने देखे और बर्दाश्त करे ना, उस सब के सामने उनकी बुराइयां ख़त्म हो गई। अल्लाह ख़त्म कर देते हैं, हम क्या चीज़ है इंसान। तो अल्लाह पाक देखे ना, इतनी बड़ा अल्लाह मेहरबानी करते हैं कि तुमने यानी मेरे इंसान को पाला, एक मेरे जो इंसान पैदा किया उसको तुमने पाला है, तो ये कोई मामूली बात है। और तुमने उसकी अच्छी तरबियत कर दी, उसको अच्छा सिखला दिया, दुनिया में कैसे उसने सरवाइव करना है ये आपने सिखा दिया अपनी औलाद को, बहुत बड़ा काम कर दिया। तो अल्लाह भी उसको माफ़ कर देते हैं। मैं और आप क्या हैं, तो अगर उनकी भी कोई बात पता चल जाए तो ये नहीं आप फैलाते फिरें और बताते फिरें मेरे वालिदैन ऐसे थे। जैसे मैंने एक साहब को सुना, वो कहने लग गए कि यार मेरे ना वालिद तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वालदा जो है ना उन्होंने हमेशा हमारे साथ ज़्यादतियाँ करी, फिर ज़्यादतियों के उन्होंने पंडोरे खोल दिए, ऐसी ऐसी ज़्यादतियाँ बताते रहे। आखिर में मैंने उसको पता है क्या बोला, मैंने उसको समझाया प्यार मोहब्बत से, तो उसको बहुत हद तक समझ आ गई। और मैंने कहा आइंदा नहीं किसी को आप ऐसे, अभी तो आपने चलो मेरे सामने कर दिया ना, पहले भी पता नहीं कितनों के सामने बोला होगा, लेकिन आपकी माँ जो है वो माँ है भाई, उसका दर्जा, अगर आपकी माँ ने आपके साथ गलत भी करा ना, ज़्यादती भी कर दी, मुख्तलिफ़ एतबार से वो कह रहे थे, मुख्तलिफ़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेरी माँ ने ऐसा करा, जैसे मतलब मेरी सगी माँ ना हो, हालांकि सगी माँ थी उसकी बात। मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, ये आप जब समझदार हो गए तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें भी ज़रूर उन्होंने आपको कुछ सिखाना चाहा होगा, और वो आपकी माँ ही जानती, वो आप नहीं समझ सकते उस बात। तो आप उनको आइंदा कभी किसी के सामने ऐसा नहीं बोले। बस आपको नहीं सही समझ आई, ठीक है, आप खामोश रहें, यही बड़ी उसकी अच्छाई के लिए काफ़ी है कि उसने आपको पाल पोस के देखें, अभी आप ज़िंदा खड़े हुए ना सामने, समझदार है ना, दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे ना, अच्छा खा रहे पी रहे उठ रहे बैठ रहे सब ठीक है। तो ये किसकी तरफ से, अल्लाह ने उन्हीं को तो एक ज़रिया बनाया ना, सबब तो बनाया ना। आपकी वालदा कितनी तकलीफ़ें माँ उठाती है और कुरान ने उसको बयान भी किए, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक बस हमारी तरफ से आपको बात है जो आप अपने जहनों में रखें, कि अक्सर स्टूडेंट भी हमारे यहाँ कहते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ना बहुत ज़्यादा जो है ना, बस यूँ समझ लें फेवरेटिज़म किया है दूसरे बहन भाइयों को, और हमें जो है ना मुझे वो नहीं करा। ऐसा हमारे भी स्टूडेंट बहुत से कहते हैं, लेकिन ये गलत बात। आपके वालिदैन ने जो कुछ भाई बर्दाश्त किया है ना, जितना कुछ उन्होंने तकलीफ़ें, वो आप जब वालिदैन बनेंगे तो आपको समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए आप उनकी भी और अपने सारे असातिज़ा टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा अदब करें, रेस्पेक्ट करें, भले वो गलत भी करें, आप उनको गलत नहीं बोलें, आप बोलें आपने सही किया, बिल्कुल हमारे साथ इससे भी बुरा होना चाहिए, आपने तो कम किया, ठीक है भाई। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मार्क्स में थोड़ा सा उसमें चीज़ें रह गई हैं, फ़ाइनल के साथ इसको फ़ाइनल कर दूँगा सीपी को इंशाअल्लाह। ऐसे ही चलते, हमने फेमस थोड़ी करा है, वो यही देखे
नाम आप हमारे इसमें पढ़ती थी। हमारे क्लास में मरियम खुर्शीद। भाई ये 9 या उससे ऊपर वाले हैं ना? बस है। ये अभी मैं करा देता हूँ, बाकी एक दफ़ा वेरीफाई कर लो, इससे मैं देख के बता देता हूँ। जो हमारे पास लास्ट आ रहे हैं ना इन बच्चों का, वो चेक कर लो बस। वेडनेसडे कॉन्स्टिट्यूशन वाले, एक सेकेंड। अशना असलम, हाँ ठीक है। अरीज खान नहीं डाला? ठीक है। अनोद कादरी आते हैं? ये तो आते ही नहीं है, मुस्तकिल छोड़ दो फिर। इसके बाद अरीज खान के बाद सफ़ा उमर। एक सेकेंड, नहीं मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इधर ना सीक्वेंस से है, तो आप देखें। अब एच में हानी गजनफर है, हानी गजनफर के बाद है माहिन जुल्फ़िकार 13। अब क्या करें, सही करा देते हैं ये, वरना बैठ नहीं पाएगी ना। माहिन जुल्फ़िकार और मारूफ रसूल, वो सब बोलेंगे वरना स्टूडेंट के आपने ये स्लाइड भेजी नहीं थी, हालांकि उसमें से 9-10 में नहीं है कुछ। लिख दिया ये माहिन जुल्फ़िकार और मारूफ रसूल। माहिदा खान भी आ रहा है, इसने ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दो। फिर है इसके बाद सफ़ा उमर, इसकी एक ठीक होगी बस। साले हारिफ ने ड्रॉप करा हुआ है। इसके बाद शेर बानो ने भी किया हुआ है। शेर बानो, अब ये व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो, इसका नंबर है नहीं है, इसका नाम याद रख लेते हैं, शिज़्ज़ा साजिद। इसके बाद सईद अफनान आदिल, इसकी 9 आ रही हैं। अफनान आदिल का लिख लो, लिखा हुआ है अफनान आदिल। आयशा आकिल, ये विड्रॉ कर दिया इसने, 18 एब्सेंट हैं, इसने विड्रॉ कर दिया होगा। विड्रॉ में नहीं है आयशा, तो इन दोनों का नाम ना ज़रा अलग से लिख लो। आयशा उन्निसा और दूसरी कौन थी? शेर बानो। शेर बानो, हाँ इन दोनों का नाम ना अलग लिखो ज़रा, इनको देख लेते हैं ग्रुप से कांटेक्ट करके, अगर ये जवाब दे रहे हैं तो सही है। इसके बाद उम्मे अबीहा, बस ये आखिरी है, इसकी 13 एब्सेंट है उम्मे अबीहा, बस इनके अलावा कोई नहीं है।